स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स विषय पे बातचीत कर रहे थे और फिजिक्स विषय में स्पेशल हम आप लोगों को फोर्स से रिलेटेड यानी बल से संबंधित मुद्दों पे बातचीत किया था। आज उसी बल से संबंधित एक मुद्दे पे बातचीत करते हैं जो ताल्लुकात रखता है न्यूटन साहब जी के गति विषयक दिए गए नियम पर। तो आज जो हम लोगों की क्लास चलेगी वो न्यूटन के गति विषयक नियम पर चलेगा, यानी कि कह सकते हैं न्यूटन लॉ के बारे में आज हम लोगों की पढ़ाई होगी। तो न्यूटन के देखते हैं, न्यूटन साहब जी जो 3 लॉ देते हैं वो तीनों लॉ न्यूटन महोदय जी का क्या कहता है, जरा उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरा आपसे अपील होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को तो जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप कई लोगों के साथ और सहयोग की उम्मीद भरी बुनियादी पे मैं निरंतर प्रयास करता चल रहा हूँ और मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे और हम आप लोगों के भावी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी निरंतरता में बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं लाऊंगा और निरंतरता को जारी रखूंगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग हमारा साथ देंगे और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज जो हम लोगों का टॉपिक चलने वाला है वो टॉपिक हम लोगों का है न्यूटन के गति विषयक नियम से संबंधित। तो हेडिंग डालिएगा न्यूटन के गति विषयक नियम। अब न्यूटन के गति विषयक जो नियम है इसमें न्यूटन साहब जी क्या कह रहे हैं, जरा उनसे संबंधित हम लोग बात को देखते हैं। न्यूटन जी जो है इनको आप लोग पढ़े होंगे, इनको विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, यानी कि न्यूटन साहब जी को विज्ञान के पिता के नाम से भी जाना जाता है, विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। और ये क्या कह रहे हैं जरा इसको हम लोग समझते हैं, ये क्या कह रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले 1687 के आसपास एक किताब लिखे थे। वो किताब काहे लिखे थे, किस चीज से प्रभावित होकर लिखे थे, अभी मैं उस बात पे चर्चा करता हूँ। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं इन्होंने 1687 के आसपास क्या किए। इन्होंने एक किताब लिखे थे 1687 में, इनकी एक किताब पब्लिश होती है 1687 में, मैथमेटिसिया यहाँ लिखिएगा प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया लिखिएगा, प्रिंसिपिया। ये उन्होंने एक किताब पब्लिश किया, उनकी एक किताब पब्लिश हो रही है। ये न्यूटन साहब जी की बुक है 1687 में, मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखे या निकला, जो कुछ भी लिख लीजिएगा। हम लोग जरा इसको देखते हैं। ये जो बुक था ये गति के नियम से संबंधित था, गति के नियम से संबंधित था। जरा बात को आप समझिएगा, अब बात को समझते चलिएगा। महान जो वैज्ञानिक हैं ये न्यूटन साहब जी, ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप अगर इतिहास के किताब को उठाएंगे तो इतिहास के किताब के अनुसार आप देखेंगे महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान हो रहा है। जो महावीर स्वामी हैं उनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो रहा है। तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि जो न्यूटन साहब जी हैं उनको सेब वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो। यानी एक भाषा में हम कह सकते हैं कि न्यूटन जी ने अपने जीवन की जो सारगर्भिता को काफी हद तक बढ़ाया आगे, वो सेब वृक्ष से प्रभावित होकर के बढ़ा है। क्या था उस सेब वृक्ष से संबंधित बात है। ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन साहब जी जो थे एक बार सेब वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, सेब के पेड़ के नीचे, और सेब जब ऊपर से गिरा तो उन्होंने इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गए कि ये सेब गिरा है तो नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। इस बात का आकलन करने के लिए उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखा और अंततोगत्वा उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी के पास अपनी ग्रेविटेशनल पावर होती है
और उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी क्या करती है, अपने कवरेज एरिया में किसी भी वस्तु को यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में किसी भी वस्तु को पाएगी तो अपने तरफ खींच लेगी, ऐसा न्यूटन साहब कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक सेब की वृक्ष है और यहाँ न्यूटन साहब जी बैठे हैं, यहाँ न्यूटन साहब जी बैठे हैं और यहाँ से एक सेब गिर रहा है, तो ये सोचने के लिए इस बात पे मजबूर हुए कि सेब ऊपर क्यों नहीं जा रहा, सेब नीचे ही क्यों आए। और जब ये अपना रिसर्च करके फाइनली दिए तो उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी के पास अपना एक ग्रेविटेशनल एरिया होता है और वो एरिया 36,000 किलोमीटर के आसपास होता है। ये तो वायुमंडलीय एरिया है, इससे हम लोगों को मतलब नहीं है। और कहे इस 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास अगर किसी वस्तु को पृथ्वी पाती है तो अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से उस वस्तु को क्या करेगी, अपने तरफ वो अट्रैक्ट कर लेती है। इस बात को उन्होंने सबसे पहले बताया प्रूव करके। हालांकि इस बात को बताने का काम आप गुप्त काल पढ़ेंगे तो सबसे पहले ब्रह्मगुप्त नामक व्यक्ति जो थे गुप्त काल से ताल्लुकात रखने वाले, उन्होंने इस बारे में सबसे पहले अपनी जानकारी दिया था। लेकिन उनकी बातें जो थी वो तार्किक नहीं थी, पैमाना के अनुसार नहीं थी, प्रूफ नहीं की गई हुई थी। यही कारण है कि न्यूटन साहब की कही गई बातों को ही एक्सेप्ट किया जाता है। अब न्यूटन साहब ने ऐसा क्यों सोचा, जरा उसको देखिएगा। आप जानते हैं पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री ऐसे लटक के नाच रही है, ऐसे लटक के नाच रही है। अगर पृथ्वी ऐसे लटक के नाच रही है 23.5 डिग्री झुकी हुई है और यहाँ अगर आदमी खड़ा है पृथ्वी पे तो आदमी कैसे खड़ा होगा। हम लोग जो खड़े हैं पृथ्वी पर ऐसे लटकी है तो हम लोगों का जो पैर है यहाँ है और सर जो है यहाँ है, यानी हम लोग पृथ्वी पर ऐसे खड़े हैं और ऐसे हम लोग नाच रहे हैं, पृथ्वी के साथ ऐसे नाच रहे हैं। यानी कि हम लोगों के आकार पृथ्वी पे हम लोग ऐसे खड़े हैं। ये सपोज करिए इंसान है और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी झुकी हुई है ऐसे 23.5 डिग्री और आदमी ऐसे खड़ा है, पेड़ ऐसे खड़ा है। तो ये बताइए अगर ये पृथ्वी है, यहाँ ऐसे पेड़ है, ये पेड़ है, तो यहाँ से फल जब टूटेगा तो वो सीधे अंतरिक्ष में उसको चला जाना चाहिए, सीधे उसको अंतरिक्ष में चला जाना चाहिए। लेकिन वो टूट करके कहाँ आ रहा है, पृथ्वी पे ऐसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो उन्होंने बताया इस पृथ्वी के पास अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसीलिए यहाँ से खींच रही है तो यहाँ आ जा रहा है। अगर मान लीजिए पृथ्वी से हम सारे बल को हटा देते हैं, सारी गुरुत्वाकर्षण या इत्यादि सब बल को हटा देते हैं, आदमी ऐसे खड़ा है तो आदमी गिरेगा तो कहाँ जाएगा? आदमी गिरेगा तो याद रखिएगा सीधे अंतरिक्ष में जाएगा, सीधे अंतरिक्ष में चला जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं न्यूटन साहब जी के लॉ को पढ़ने के लिए। न्यूटन साहब जी के लॉ को हम लोग पढ़ने के लिए चलते हैं। न्यूटन साहब के बारे में इतनी बात याद रखिएगा कि इनको विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इन्होंने 1687 में मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया नामक एक पुस्तक लिख रहे हैं। सेब के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और सेब वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति ये हो रही है कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो उन्होंने अपने रिसर्च से बताया कि पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी के पास अपनी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उससे लगभग अपने कवरेज एरिया में पाई हुई सारी वस्तुओं को अपने तरफ वो अट्रैक्ट कर लेती है। इतनी बातों को आप याद रखिएगा। लेकिन हम लोग अब देखने चल रहे न्यूटन के गति विषयक नियम में इन्होंने 3 लॉ को दिया है, 3 नियम के बारे में बताया है। एक न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, एक सेकेंड और एक थर्ड लॉ। इन तीनों लॉ के बारे में जरा हम लोग बातचीत करते हैं। क्या न्यूटन साहब के तीनों लॉ कहती है, जरा इसके बारे में आप लोग देखते चलिए। इसके बारे में जरा हम लोग बातचीत करते हैं। तो न्यूटन साहब जी की जो पहली लॉ है, अगर हम यहाँ बातचीत करें न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन के गति विषयक पहला नियम। तो पहला नियम न्यूटन के गति विषयक क्या कहता है, जरा इसको समझते चलते हैं हम लोग। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम न्यूटन जी का ये कहता है कि दुनिया की कोई भी वस्तु है, प्रथम नियम के अनुसार ये कहा गया है कि दुनिया की कोई भी वस्तु अगर वो गतिशील है, अगर वो मोशन पोजीशन में है, गति में है, तो वो जीवन भर गति करता रहेगा। और अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो पूरी जिंदगी रुका रहेगा। कब तक? जब तक उस पे हम वाह बल लगा करके उसकी दिशा को परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक। न्यूटन साहब जी ये कह रहे हैं कि दुनिया की कोई भी वस्तु हो, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वस्तु है, यहाँ आदमी को ही हम ले लेते हैं, आदमी को ले लेते हैं।
ये आदमी अगर चल रहा है, अगर ये चल रहा है तो ये जीवन भर चलता रहेगा। और आदमी अगर ये यहाँ पे खड़ा है तो जिंदगी भर यहीं खड़ा रहेगा। कब तक? जब तक इस आदमी के ऊपर कोई बाह्य बल लगा के इसके दिशा को हम परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक। या यहाँ कोई गाड़ी रख लीजिए, गाड़ी अगर चल रहा है तो जीवन भर चलता रहेगा, और अगर रुका हुआ है तो जीवन भर रुका रहेगा। कब तक रुका रहेगा या चलता रहेगा? जब तक उस पे हम बाहर से कोई बल को लगा करके उसके दिशा को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तब तक। अब कितना बल लगाना है, कितनी बल लगाना है, मान लीजिए जिसके हिसाब से उसका मास होगा, अब कितने न्यूटन का फोर्स उसके चाहिए उतना न्यूटन हम फोर्स देंगे तभी उसमें मोशन आएगा। या अगर मोशन में है तो उससे ज्यादा हम न्यूटन फोर्स देंगे तभी वो रेस्ट पोजीशन में आएगा। तो ये अलग बात है। अभी हम लोग फर्स्ट लॉ को जरा समझते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूटन साहब के पहले नियम के अनुसार हमने क्या सीखा कि दुनिया की कोई भी वस्तु, याद रखिएगा, यदि कोई वस्तु, अभी हम इसके एग्जाम्पल को समझा रहे हैं, आप मेरे साथ बस ऐसे चलते रहेगा, सारे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अभी मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। यदि कोई वस्तु गतिशील है, यहाँ लिखते चलिएगा, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगा, और यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल मतलब बाहर से कोई बल, बाह्य बल लगाकर उसके दिशा को परिवर्तन न किया जाए, उसके दिशा को परिवर्तन ना किया जाए तब तक। यानी कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगा, और स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल लगा के उसके दिशा को परिवर्तन ना किया जाए तब तक वो इसी पोजीशन में रहेगा, तब तक वो इसी पोजीशन में बना रहेगा। और याद रखिएगा न्यूटन साहब जी का जो पहला लॉ है, इसे हम लोग जड़त्व भी कहते हैं। यानी कि अभी इसके एग्जाम्पल को आप लोग समझेंगे। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या होता है जड़त्व, जरा इसको समझ लीजिएगा। कहा जाता है जड़त्व यानी कि इनर्शिया क्या होती है? जड़त्व का मतलब ये होता है कि दुनिया की कोई भी वस्तु पे अगर हम बाहर से कोई बल नहीं लगा रहे हैं, इसी को जड़त्व कहते हैं। अगर दुनिया की किसी वस्तु को पर हम बाहर से बल नहीं लगा रहे हैं तो वो बल के अभाव में अपनी पूर्व की अवस्था को बनाए रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए गतिशील है तो गतिशील रहेगा, स्थिर है तो स्थिर रहेगा जब तक उस पर हम बाह्य बल नहीं लगाते हैं। उसी को जड़त्व कहते हैं, उसी को इनर्शिया कहते हैं। और ये जड़त्व जो होता है, ये इनर्शिया जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है गति जड़त्व, और दूसरा होता है विराम जड़त्व। यानी कि एक होता है मोशन इनर्शिया होता है, और एक होता है रेस्ट इनर्शिया। मोशन इनर्शिया और रेस्ट इनर्शिया क्या होते हैं, जरा इसको समझते चलिएगा। गति जड़त्व का मतलब होता है अगर किसी वस्तु के अंदर गति के कारण अगर उसमें जड़त्व पैदा हुआ है, गति के कारण वो गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा। और अगर वो स्थिर है, विरामावस्था के कारण है तो विरामावस्था के कारण यानी कि विराम है तो वो विराम नहीं रहेगा। यानी कि इनर्शिया का साफ साफ मतलब यही निकलता है न्यूटन साहब जी के कहने के अनुसार कि दुनिया की कोई भी वस्तु दो ही रूप में दिखाई देती है। एक गति के रूप में तो जो इनर्शिया है उसमें गति जड़त्व जिसको हम लोग कह रहे हैं, यानी कि गति के वजह से जो जड़त्व पैदा हो रहा है, यानी वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा। और अगर स्थिर है तो स्थिर होने के नाते वहां पे स्थिर जड़त्व काम कर रहा है, यानी कि विराम जड़त्व रेस्ट इनर्शिया काम कर रहा है तो रेस्ट ही रहेगा। यानी गति के कारण अगर जड़त्व पैदा हो रहा है किसी वस्तु के अंदर तो गति जड़त्व, और विरामावस्था के कारण अगर इनर्शिया पैदा हो रही है
तो विराम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, ऐसा न्यूटन साहब जी कह रहे हैं अपने पहले नियम के अनुसार। न्यूटन महोदय जी अपने पहले न्यूटन का जो पहला लॉ है उस पहले लॉ के अनुसार हम लोगों को क्या होता है, बल का परिभाषा मिलता है। पहले लॉ के अनुसार जो होता है, यहाँ अगली बात लिखिएगा न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार, यहाँ अगली बात लिखिएगा न्यूटन के यहाँ लिख लीजिएगा थोड़ा नीचे, न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है, यानी बल क्या है अगर इस बात को जानना है, परिभाषित करता है। बल क्या है इस बात को जानना है तो आपको न्यूटन साहब जी के पहले नियम को पढ़ना पड़ेगा कि बल क्या है। तो बल क्या है यहाँ देख लीजिएगा, स्थिर कोई चीज है तो उसको मोशन में लाया जा रहा है, वहां बल है। मोशन कोई चीज है उसको स्थिर में लाया जा रहा है, वहां बल है। तो बल क्या है, बल को परिभाषित करने का काम न्यूटन साहब जी का पहला नियम कहता है। अब जरा देखते हैं क्या इनकी बात सच है एग्जाम्पल के हिसाब से। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो आपके परीक्षा में यहाँ से पूछे जाएंगे। तो मैं सारे एग्जाम्पल को बता दे रहा हूँ, और आप क्या करिएगा, आप सारे एग्जाम्पल को लिखते चलिएगा। मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा इसलिए मैं बोलूंगा, आप नोट करिएगा, मैं समझा के बोलूंगा। पहले नियम के अनुसार ये उनके पहला नियम जो है उसके अनुसार हम कैसे प्रूव करेंगे, जरा इस बात को जानें। मान लीजिए गाड़ी है, गाड़ी, और गाड़ी में आपने बैठा, गाड़ी में आप बैठेंगे तो जो हिस्सा आपके शरीर का गाड़ी से टच रहेगा वो तो गाड़ी के अनुसार रेस्ट पोजीशन में बना रहेगा, और उसके ऊपर का भी हिस्सा जो होगा आपके बॉडी का वो भी रेस्ट पोजीशन के अनुसार बना होगा। यानी एक बात समझिएगा, अगर आप गाड़ी में बैठे हैं आराम से तो आपकी पूरी बॉडी रेस्ट पोजीशन में होगी, यानी कि विराम जड़त्व में होगी, रेस्ट इनर्शिया काम करेगा वहां, क्योंकि विरामावस्था में जो इनर्शिया पैदा हो रहा है वही विराम जड़त्व कहला रहा। गति के कारण जो हो रहा है वो गति जड़त्व, और विरामावस्था के कारण जो हो रहा है विरामा जड़त्व। तो अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी में बैठेंगे तो पूरा शरीर आपका क्या होगा, विराम जड़त्व के रूप में काम करेगा। लेकिन आपके शरीर का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो गाड़ी से सटा होगा, और कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो गाड़ी से नहीं सटा होगा। अब मान लीजिए गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को चालू किया और गाड़ी को वो लेकर के चलने की कोशिश किया, तो गाड़ी की चाबी जब डालेगा तो इंजन चालू होगा गाड़ी का और चलने की कोशिश करेगी गाड़ी। जैसे गाड़ी चलेगी, गाड़ी भी रेस्ट इनर्शिया में था, आपका बॉडी भी रेस्ट इनर्शिया में। जब गाड़ी चलने की कोशिश करेगी तो गाड़ी में क्या होगा, मोशन इनर्शिया आ जाएगा, गति जड़त्व आ जाएगा। और जो आपका शरीर गाड़ी से सटा होगा वो भी गाड़ी के साथ क्या होगा, मोशन इनर्शिया में चलने लगेगा, यानी वो भी चलने की कोशिश करेगा। लेकिन जो हिस्सा आपके शरीर का गाड़ी से सटा नहीं होगा वो तो कहेगा हमको ऐसे आराम करने दो भाई, तो आराम ही खोजेगा। इसीलिए क्या होता है, मान लीजिए आदमी पीछे की ओर झुकता है। मान लीजिए ये गाड़ी है और यहाँ पे क्या है, सीट है, ये मान लीजिए सीट है, और यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे एक आदमी जो है वो बैठा है। मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझे। मान लीजिए गाड़ी का चक्का है और ये मान लीजिए गाड़ी का सीट है बैठने के लिए, और यहाँ सपोज करिए एक आदमी है। ये आदमी क्या हो रहा है, बड़े आराम से करके बैठा है, मान के चलिए। अब गाड़ी भी विराम जड़त्व में है, ठीक, और आपका शरीर भी क्या है, विराम जड़त्व में है। अब जैसे ड्राइवर गाड़ी को चालू करेगा तो गाड़ी किस में होगा, गाड़ी को बदल दिया गति जड़त्व में, यानी गाड़ी लगा चलने, और ये था सीट, तो गाड़ी के साथ सीट भी चलने लगेगा, और सीट के साथ आपका जो शरीर का हिस्सा सटा हुआ है वो भी चलने लगेगा। लेकिन जो नहीं सटा है हिस्सा, ये वाला हिस्सा नहीं सटा, ये तो सोचेगा हम रेस्ट ही रहेंगे ना। तो ये हिस्सा थोड़ा सा आगे जब आ जाएगा तो ये अपने जगह पे ही रहेगा। लेकिन ये जैसे आगे आएगा तो देखिएगा आप यहाँ पे बैठे थे, एक थोड़ा सा आपका आगे वाला हिस्सा यहाँ आ गया जहाँ आप बैठे थे, और पूरी शरीर आपकी यहाँ हो गई,
तो ये देखिए आपकी शरीर थोड़ा सा ये झुक रही है कि नहीं झुक रही है। फिर आप अपने शरीर को बैलेंस कर लेंगे तो आपका शरीर यहाँ से सीधा हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा, फिर गाड़ी के हिसाब से चलना शुरू कर देगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि जो हिस्सा गाड़ी से सटा है वो हिस्सा तो गाड़ी के साथ चलने की कोशिश करेगा, लेकिन जो नहीं सटा है वो तो गाड़ी रुकी थी तो ये शरीर ये भी रुकने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे गाड़ी चली तो सटा हुआ शरीर का हिस्सा गाड़ी के साथ चलने लगा, और जो हिस्सा शरीर से नहीं सटा है वो अपने जगह पे ही रहेगा। लेकिन जो सटा है वो थोड़ा सा आगे जाएगा तो आप शरीर को बैलेंस बनाएंगे, फिर अपने शरीर को फेंकेंगे, उसके बाद आपका शरीर मैनेज होगा, फिर गाड़ी के साथ चलने लगेगा। तो जो मैनेज कर रहे हैं वही थोड़ा सा हम झुकने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए गाड़ी चलने लगा खूब तेज, मान लीजिए 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गाड़ी चलने लगा। अब 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आपका शरीर भी चलने लगा। तब तक सपोज करिए गाड़ी के आगे कोई चीज आ गया, गाड़ी के आगे कोई चीज आ गया और गाड़ी का ड्राइवर एक गाड़ी में ब्रेक लगाया। जैसे गाड़ी में ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी की चक्का रुकेगी। जब गाड़ी की चक्का रुकेगी तो पूरी गाड़ी को रुकेगी, यानी कि पूरी गाड़ी जब रुकेगी तो आपका शरीर जो गाड़ी से सटा है वो भी अचानक रुकेगा। लेकिन जो आपका शरीर नहीं सटा है वो तो कहेगा हम 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से भागेंगे, इसलिए वो भागेगा। आपका शरीर जो नहीं सटा वो भागेगा और जो सटा है शरीर वो रुकेगा गाड़ी के साथ। तो जो शरीर भाग रहा है और एक रुक गया तो हम आगे की ओर ऐसे कुछ झुका हुआ महसूस करते हैं, कुछ ऐसे झुका हुआ। ये बात याद रखिएगा आप, ये बात याद रखिएगा। न्यूटन साहब का जो पहला लॉ है वो यही कहता है। इस पे हम सारे उदाहरण बता रहे हैं। एक उदाहरण को मैंने बहुत मेहनत से इसलिए बताया कि आप समझ पाओ। गाड़ी जब चला, गाड़ी जब रुका था तो विराम जड़त्व था, जब चला तो गति जड़त्व हुआ। गति जड़त्व में ब्रेक लगा के रोकेगा तो बाकी शरीर का हिस्सा तो कहेगा भैया हमको गति ही चाहिए, तो भागेगा। जैसे आप फिर आप रोकेंगे तब कंट्रोल में होंगे, थोड़ा सा दौड़े दौड़े आगे जाएंगे, फिर उसके बाद रोकेंगे, क्योंकि आपकी जो शरीर का हिस्सा नहीं सटा था वो तो कहेगा हमें 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से दौड़ा दे भैया, वो तो भागेगा उसी हिसाब से। ये बात आप याद रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड जितना सारा एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को तो मैंने आपको समझा दिया। ऐसे एक दो एग्जाम्पल और समझ लीजिए। सपोज करिए गोली चलाते हैं लोग, बंदूक से गोली मारा जाता है। तो गोली जब मारा जाता है तो आप सुने होंगे कांच को छेदा कर देता। गोली मान लीजिए ये कांच है, ये कांच है, ये क्या है? कांच है। और मान लीजिए आप हमने एक गोली चलाया और ये गोली आया यहाँ पे, आया यहाँ पे सपोज करिए गोली आ रहा है, ये गोली ऐसे ऊपर से आ रहा है यहाँ पे लगा, तो इतना दूर क्या करेगा? चुपचाप होल्ड करेगा और गोली निकल जाएगा। लेकिन अगर हम पत्थर यहाँ मारेंगे तो पत्थर मारेंगे, मान लीजिए इसी कांच को हम यहाँ ले लेते हैं, इसी कांच को यहाँ मैंने गोली मारा और यहाँ मैं पत्थर मार रहा हूँ उसी कांच पे। जब मैं पत्थर मारूंगा पत्थर का कुछ ऐसे आकार होगा, ये जब जाएगा तो इतना दूर होल नहीं करेगा, बल्कि इधर के सारे कांच को क्या करेगा? हिला देगा। सारे कांच को क्या करेगा? हिलाएगा, मोशन करेगा और कांच चटक जाएंगे। तो ये काहे होता है जरा समझिएगा। ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार अगर रिवॉल्वर से गोली चलाते हैं तो गोली जाती है तो कांच को बड़े आसानी से छेदा कर देती है, और अगर पत्थर हम चलाते हैं तो पत्थर जाती है तो कांच को क्या करती है? चटका देती है, यानी कि कांच को तोड़ देती है। काहे होता है समझिए। ये गोली का जो वेलोसिटी होता है, वेग होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। और कांच चटकता है नहीं चटकता है? काहे? कांच को अगर हम रखें, दुनिया का जितना सारा चीज होगा, दुनिया का चाहे जितनी चीज होगी, हर चीज की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हर चीज की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी हर चीज के अंदर एक कांपने की गुण होती है। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होती है हर दुनिया के चीज के अंदर। आवृत्ति क्या होगा? सपोज करिए ये आवृत्ति यानी कि एक श्रृंग एक गर्त के रूप में तरंगे जैसे चलती है इस रूप में, यानी कि सबके अंदर फ्रीक्वेंसी होगा। सब चीज के अंदर सब चीज ऐसे फ्रीक्वेंसी पोजीशन में है। दुनिया का हर चीज, आप मोबाइल चला रहे हैं, आपके मोबाइल में भी फ्रीक्वेंसी है। मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड की अपनी फ्रीक्वेंसी है। घर में हूँ, दीवार की भी है, शीशे की भी है। दुनिया के हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, इस बात पे याद है। तो दुनिया में ही शीशा आता है तो शीशा का भी अपना फ्रीक्वेंसी होगा, ये जाहिर सी बात है। अब शीशा की अपनी फ्रीक्वेंसी है, हर एक दूसरा अणु दूसरे अणु से सटा है और सब एक दूसरे से सटे हैं शीशे के अणु, और सब सट करके क्या हो रहे हैं बेचारे? फ्रीक्वेंसी में है। गोली को मैंने मारा, गोली इतनी तेज गति से जाती है कि शीशे से जहां टकराती है, जिस हिस्से से शीशे के टकराएगी
उस शीशे के अगल बगल के शीशा को सूचना अभी मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तब तक गोली की वेलोसिटी इतनी तेज होती है कि उस शीशे को होल करके निकल जाएगा। बगल वाले जान भी नहीं पाएंगे कि दुश्मन ने हमला किया है। वो समझिए इनको सबके सब सपोज करिए सोए हैं, सबके सब सपोज करिए सोए हैं, और ये इतना तेज गति से जाता है कि एक आदमी को पकड़ा और लेके भाग गया। बगल वाला वो चिल्ला भी नहीं पाया कि बगल वाला जग है, इसीलिए बगल वाला अपने स्थान पे ही रह जाता है और ये साहब बड़े प्यार से चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य बस ये है कि वेग बहुत ज्यादा गोली का होने के नाते शीशे पे जब टकराता है तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो आवृत्ति पूरा फैल नहीं पाती है, और उतना ही दूर के आवृत्ति वाले जगह पे शीशे की गोली रिवॉल्वर की गोली होल करेगा और निकल जाएगा। लेकिन आप हीट मारेंगे तो क्या होगा, आपकी हीट की जो वेग होगी वो कम होगी। यहाँ तो वेग ज्यादा था, यहाँ कम होगी। कम होने के नाते ये अगल बगल के जितने सारे होंगे इसके मॉलिक्यूल सटे सटे, जैसे आप मारेंगे टकराएगा तो अपने बगल के मॉलिक्यूल को मैसेज देने भर का समय पा जाएगा और सबको मैसेज दे देगा, सब एक्टिव पोजीशन में आ जाएंगे। और एक्टिव पोजीशन ये समझाने की तरीका मैं बता रही हूँ, मत सोचिए ऐसे मैं बता रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए। जब एक्टिव पोजीशन में सब आ जाएंगे, सपोज करिए सब जग गए हैं, सब जब जग गए तो सबके ऊपर कुछ न कुछ चोट लगा तो सब घायल हो गए। घायल हो गए मतलब समझ लीजिए सब चटक गए। क्या समझा आपने? वेग को कम होने के नाते जब शीशे से टकराया पत्थर ने, तो पत्थर अभी होल कर तब तक शीशे के जो मॉलिक्यूल अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को क्या किए, पूरी एनर्जी को ट्रांसफर कर दी और सारा मॉलिक्यूल उसके अगल बगल का एक्टिव हो गया। और जब एक्टिव हो जाएगा तो वो भी चपेटा में आ गया शीशे पत्थर के, और चपेटे में आके वो भी बेचारा घायल हो गया, यानी कि शीशा जो है वो चटक गया। शीशा जो है वो चटक गया। इतनी बात को आप याद रखिएगा। फिर इसका एक उदाहरण, और अभी मैं उदाहरण सब लिख दे रहा हूँ, एक और उदाहरण समझ लीजिए। एक और उदाहरण ये समझना है, हथौड़ा देखते होंगे गाँव में, अगर रहे होंगे गाँव के रहने वाले, अगर आप भाई होंगे तो हथौड़ा समझते होंगे। और अगर कोई भाई शहरी बाबू मेरा देखते होंगे तो शायद वो ना समझ पाए, तो मैं बता दे रहा हूँ। एक लक्कड़ का बना हुआ होता है, लोहे की कोई चीज डाली गई होती है, किसी चीज को पीट पीट के सही किया जाता है। अभी मैं बताता, हथौड़ा है, मान लीजिए ये है हथौड़ा का लोहा और ये है हथौड़ा का डंडी। हथौड़ा उखड़ गया मतलब दोनों अलग अलग हो गए। तो पहले लॉ के अनुसार ये कहा जाता है हथौड़ा जब इस सिचुएशन में आ जाता है तो हथौड़े को पीट करके सही किया जाता है, उल्टा पीटा जाता है जमीन। यानी यहाँ है तो इसको ऐसे नहीं पीटा जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, ऐसे पीटा जाएगा। ये वाला सोरा धरती पे मारा जाएगा तो ये क्या होगा, इसमें कसता जाएगा। कैसे कसेगा जरा वो समझ लीजिए। मान लीजिए हथौड़ा है, उखड़ गया बेचारा, बगल आ गया, मैं प्यार से यहीं लगा दिया और लगा के मैं क्या किया, मार्कर को हथौड़े को, सपोज करिए हथौड़े को यहाँ तक लाया और खूब तेजी के साथ ला करके धरती से, सपोज करिए मेरा हाथ धरती है, लाया धरती पे मारा, खूब तेजी से लाया धरती पे मारा, धमार। अब जैसे धरती पे मारेंगे, जैसे हम धरती पे मारते हैं, जमीन पे मारते हैं, तो जमीन पे ये सपोज करिए मार्कर को मैंने लेके आया खूब तेजी, हथौड़े को लेके आया खूब तेजी से, तो सारा हथौड़ा और लकड़ी दोनों गति में आ गए। गति में मान लीजिए 5 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से मैं हाथ को लेके आ रहा हूं, मान के चलिएगा 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से मैं अपने हाथ को लेके आ रहा हूँ हथौड़े वाले, और लेकर के आया जमीन पे मारा, धमाक। अब जमीन पे जैसे मारा था एकाएक ये वाला हिस्सा क्या होगा, हथौड़े का रुक जाएगा। लेकिन ये हथौड़ा उखड़ा वाला जो होगा, मैं तो रोक रहा हूँ रेस्ट, ये सब गति जड़त्व में थे और मैंने इस लकड़ी को क्या किया, हथौड़े को विराम जड़त्व दे दिया, रेस्ट इनर्शिया दिया। लेकिन ये लोहा जो होगा ये तो कहेगा मैं गति जड़त्व में ही रहूंगा, यानी कि मोशन इनर्शिया में रहूंगा, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और भागने की कोशिश करेगा और कस जाएगा। फिर मैं उठाया, रेस्ट में रखा और इनर्शिया को गति में लाया और गति में लाके का एक रोका, जैसे रोकेंगे तो फिर ये गति में कहेगा हम रहेंगे गति में ही, और इस बार जाके वैसे बैठ जाएगा। इस बार जाके क्या होगा, प्यार से बैठ जाएगा। ऐसे 2-3 बार मारेंगे तो ये जाके कस जाएगा। इसलिए हथौड़े के हत्थे को कसने के लिए क्या किया जाता है, उल्टा करके जमीन पे पीटा जाता है, ताकि मोशन इनर्शिया एकाएक रेस्ट इनर्शिया में जब जाके रुकेगी तो हथौड़ा मोशन में ही चलना रहेगा। जैसे हमने बताया अभी बस जब एकाएक रुकता है तो हमारी शरीर बस के टच में नहीं रहती है, वो तो बस के साथ भागना चाहती है, ब्रेक शरीर में थोड़ी लगा, बस में लगा। ऐसे यहाँ होता है, बिल्कुल आप ऐसे याद रखिएगा। इसके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं।
तो बहुत सारे आप देखते होंगे आदमी जब छलांग मारना होता है, छलांग कूदना होता है, तो तुरंत कहेंगे कूद जो भैया, तुरंत कूदाएंगे उसको, तो तुरंत कूदेगा ना। तो हो सकता है वो छोटी सी छलांग लगा पाए, लेकिन वो दौड़ते दौड़ते आएगा, खूब तेज फिर कूदा, जब फिर कूदेगा वो तो शायद वो बहुत ज्यादा दूरी तक लेगा। ऐसा कहा हमने अपने पूरी शरीर को क्या किया, दौड़ के मोशन इनर्जिया में कन्वर्ट कर दिया, और इतनी तेज दौड़ा कि मेरे शरीर का जो मास है, जो वेट है, वो वेट पहले की अपेक्षा स्थिर पोजीशन के अनुसार कम हो जाएगा, और मेरी शरीर खूब गतिशील है, और मैं दौड़ते दौड़ते गया, वेट भी कम हो गया। मैं उछाल जब मारूंगा तो मेरी शरीर क्या होगी, इनर्शिया क्या करेगा, इसको उछाल देगा, और उछल के मैं ज्यादा दूरी तक तय करूंगा। तो इसीलिए कूदने के लिए आदमी क्या करता है, दौड़ लगाता है, यानी लंबी या ऊंची कूद करने के लिए आदमी को दौड़ लगाना जरूरी होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं उन सारे उदाहरण को यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ सेकेंड लॉ। तो आप क्या करिएगा, मैं उदाहरण को यहाँ लिख देता हूँ, इतनी बातों को आप तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये बात मैं समझाने के लिए बताया है, एग्जाम्पल मैं अभी लिखता हूँ, तो इसको आप समझने के लिए रखिएगा, बाकी ये लिखते आइएगा यहाँ तक, और इसके नीचे एग्जाम्पल डालिएगा, और जो मैं अब लिखने चल रहा हूँ उसको यहाँ से 1 2 3 4 करके आप लिखिएगा। इतनी बातों का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उदाहरण के तौर पे जो मैंने आपको बताया, उदाहरण के तौर पे आप इतनी बातों को क्या करिए, लिख लीजिए अपने भाषा में, मैंने समझाई दिया है, इन सारी बातों को आप लिख लीजिए। फिर मैं बताता हूँ आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ। ये सारी बात देख लीजिए, गाड़ी के चलने पे पीछे की ओर झुक जाना तथा रुकने पे आगे की ओर झुक जाना, मैंने बताया है। गोली मारने पे कांच में छेद होता है, पत्थर मारने पे नहीं होता, हथौड़े को हत्थे पे कसने से जमीन पे पीटना पड़ता है, पेड़ की टहनी को हिलाने से फल टूट के गिर जाता है, क्योंकि टहनी में ऐसे पे फल यहाँ लटका हुआ है, ऐसे पड़ा रहेगा। जैसे हम टहनी को हिलाएंगे सारा रेस्ट में रहेगा फल और टहनी, जब हम टहनी को हिलाएंगे तो मैंने क्या किया, इसको क्या किया, मोशन इनर्शिया दिया, गति इनर्शिया, लेकिन फल तो सोचेगा हम अपने रेस्ट में ही रहें। तो जैसे हम इधर करेंगे तो वहीं के वहीं फल रुका रह जाएगा, तो उसके साथ तेजी से आएगा, फिर इधर करेंगे तो तेजी से इधर जाएगा, तो 1 2 बार करने पे टूट के गिर जाएगा। फिर ऐसे कंबल वाली बात और ये लंबी ऊंच वाली ये सब बातें आप लिख लीजिए। मैं चलता हूँ अब सेकेंड लॉ पर। तो न्यूटन के द्वितीय नियम को देखते हैं हम लोगों का है अगली बात, न्यूटन का सेकेंड लॉ के बारे में हम लोग देखते हैं, द्वितीय नियम के बारे में। तो दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन साहब कहते हैं, एक बात याद रखिएगा, जो न्यूटन का पहला नियम हम लोगों ने पढ़ा है वो बल का परिभाषा दिया है, लेकिन दूसरा नियम जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बल का सूत्र बताता है, यानी कि यह बल का सूत्र प्राप्त होता है, इससे बल का सूत्र प्राप्त होता है। तो अभी हम इसको भी समझा रहे, जैसे पहले ला को समझा, बल का सूत्र प्राप्त होता है। बल का सूत्र मैंने बताया ही था, F=m मास इंटू एक्सीलरेशन। ऐसा मैं बल के बारे में बता दिया हूँ, अगर आपको बल पढ़ना होगा ठीक इसके पहले वाली विषय जाके आप खोलिएगा, हमने अपने थंबनेल पे डाला है गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसको खोलेंगे तो बल से संबंधित सारी बातें और लास्ट में गुरुत्वाकर्षण से संबंधित सारे मुद्दों पे मैं बातचीत किया हूँ। मेरे थंबनेल पे लिखा होगा गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इसको समझने के लिए। बल का जो सूत्र प्राप्त होता है, यानी कि F=m जो प्राप्त हो रहा है, जरा इसको हम लोग समझते हैं क्या है। यानी कि किसी भी दुनिया के किसी भी वस्तु पे, इसका मतलब होगा दुनिया के किसी भी वस्तु पे अगर हम बल लगा रहे हैं, किसी भी वस्तु पे बल लगा रहे हैं, तो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस बल की दिशा में वो वस्तु क्या होती है, परिवर्तन होती है। अगर इस पे हम बल डाल रहे हैं तो इसकी जो मास है ना, जिस दिशा से हम बल डाल रहे हैं उस दिशा में क्या होगी, इसमें एक्सीलरेशन पैदा होगा, उसी को बल कहा जाता है। वही फोर्स का है, इसको मैं आपको बता चुका, फोर्स से रिलेटेड सारे तरह के एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन हम लोगों को सेकेंड लॉ में क्या समझना, सेकेंड लॉ में हम लोगों को समझना मोमेंटम, संवेग। मोमेंटम क्या होता है, तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो मोमेंटम होता है, यानी कि संवेग। यानी हम कह सकते हैं किसी वस्तु के अभी यहीं से मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूँ, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। ये बात आप याद रखिएगा। अब संवेग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, तो P क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि m इंटू v। अभी मैंने लिखा है द्रव्यमान और वेग, यानी कि मास और वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो योग है वही क्या है, संवेग है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक,
अब हम लोगों को ये देखना है, इससे अगर इसको हम लोग देखें एक भाषा में तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? इसका निष्कर्ष यही निकल रहा है कि जो संवेग परिवर्तन का दर होता है, जो संवेग परिवर्तन का दर होता है, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तभी आप समझेंगे, अभी ऐसे लिखते चलिए आप। संवेग परिवर्तन का जो दर होता है वो बल कहलाता है। संवेग परिवर्तन का दर यानी कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ जो है संवेग जो है मोमेंटम में जो चेंजेस आ रहा है उसकी रेट की जहां बात आ जाए, ये रेट की जहां बात लिखेगा, दर करके जहां लिखेगा तो ये बात याद रखिएगा कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में जब बात होता है तो रेट आता है, रेट की बात वहीं किया जाता है। यानी कि संवेग परिवर्तन का दर जो होगा वो बल कहला रहा है। यानी कि एक निश्चित समय में कोई संवेग परिवर्तन हो रहा है, एक निश्चित समय में मोमेंटम में कोई चेंजेस होगा, वही फोर्स कहलाएगा। जरा मैं इसको प्रूव करता हूं। कैसे मैं इसको प्रूव करता हूं, देखता हूं न्यूटन साहब जी सही बोल के गए हैं कि गलत बोल के गए हैं। देखते हैं हम लोग कि वास्तव में संवेग परिवर्तन का दर बल कहलाता है कि नहीं कहलाता है। अगर प्रूफ हो जाएगा तो न्यूटन साहब जी के सेकंड लॉ प्रूफ हो जाएगा, फिर मैं इसका पूरा उदाहरण आपको समझा दूंगा। पहले मैं प्रूफ करने चला हूं कि क्या न्यूटन साहब जी सच में कहे हैं ये बात। तो संवेग परिवर्तन का जो दर है वो बल कहलाता है। तो यहाँ है, यहाँ क्या है, यहाँ m इंटू वी है और यहाँ क्या है F है। इसको हमें प्रूव करना है कि P इक्वल टू m इंटू वी जो है वो फोर्स के बराबर, इस बात को हमें प्रूव करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है और एक वस्तु यहाँ पर है, ठीक, दो वस्तु है और दोनों के बीच में ये मान लीजिए वस्तु है, मास है, दोनों वस्तु m1 m2 कह सकते हैं, m1 m2 कह सकते हैं, चाहे m ही ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ना है, कोई दिक्कत की बात ना है, ठीक। आप ये बात याद रखिएगा। और मोमेंटम जो है आप मास को ऊपर ही कर लीजिए, मास को ऊपर ही कर लीजिए। यहाँ P1 मोमेंटम है और यहाँ P2 है, P1 है और P2 है जो मोमेंटम है, और टाइम हमें लग रहा है T, जो रेट है हमारा T है। यानी कि ये वस्तु जो है, ये जो है कभी कभी इसमें संवेग कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, ऐसे करके इसमें संवेग हो रहा है, संवेग परिवर्तन किया जा रहा है ताकि इसको कांस्टेंट किया जा सके टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अगर हमारा फार्मूला ये है कि P इक्वल टू m इंटू वी, यही है ना, और इक्वल टू हमें प्रूव क्या करना है, हमें इस बात को प्रूव करना है F के बराबर प्रूव करना है, F के बराबर। तो P इक्वल टू m इंटू वी जो है, m इंटू वी जो है एक बात है, एक बात। तो ये बताइए हमें जब रेट निकालना हो, मान लीजिए डिफरेंस निकालना हो, तो हम ज्यादा में से कम चीज को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। यानी हमारी P1 जो मोमेंटम और P2 जो है, यहाँ वेलोसिटी की जो बात चले, तो P2 में से मैं P1 को अगर निकाल दूंगा तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि P2 माइनस P1 बाई T, P2 माइनस P1 बाई T ये किसके बराबर है? तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है ये बराबर है फोर्स के, ये बराबर है फोर्स के, यही हमें प्रूव करना है। अब जहां मैं P2 लिखा हूं, मान लीजिए ये P है, ये P है, P बराबर m इंटू वी जब है, तो जहां जहां P होगा वहां हमें m इंटू वी लिखने में कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां P2 है वहां हम क्या करेंगे, वहां हम कर देंगे m2 और यहाँ इंटू V2 यानी m2 इंटू V2, और इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, बाई T कर दीजिए, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और यहाँ P1 है तो हम कर देंगे m1 इंटू V1 बाई T। इस बात को हम लिख सकते हैं आसानी से। इस बात को P2 के जगह पे हम ये लिख सकते हैं और P1 के जगह पे हम ये बात लिख सकते हैं, लेकिन 1 है तो 1 कर दिया। और ये बराबर किसके है, F के, ये बराबर किसके है, तो कहेंगे F के बराबर है। m दोनों में से क्या करिए आप, ले लीजिए, m को कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास जो चीज बचेगा, अगर जोड़ घटाव करेंगे, अब मैथ पढ़े होंगे, तो यहाँ बचेगा V2 माइनस V1 बाई, और यहाँ हो जाएगा T, यहाँ हो जाएगा T। अब V2 माइनस V1 बाई T, V2 माइनस V1 बाई T जो है, इसको हम क्या कहेंगे, आप एक्सीलरेशन पढ़िएगा, एक्सीलरेशन चेंज इनटू वेलोसिटी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी कि समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी में चेंजेज आ रहा है तो वो एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण कहलाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं चेंज इनटू वेलोसिटी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी कि चेंज इनटू वेलोसिटी हो रहा है ना, V2 माइनस V1 चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो भी रहा है,
तो हम ये पूरे जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। पूरे जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये बराबर है, यहाँ एफ लिखे रहेगा। पूरे जगह पे है एम, तो एम रहने दीजिए, यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू है, और ये पूरे को हम लिख सकते हैं ए, क्योंकि ए का फार्मूला ही होता है चेंज इनटू वेलोसिटी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। अब देखिए एफ इक्वल टू एम इंटू ए आ गया कि नहीं आ गया ना, एफ बराबर एम इंटू ए, यानी कि न्यूटन साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, सेकंड लॉ में जो कहा है वो बिल्कुल बात सही कहा, ये बात प्रूफ हो जाता है। अब ये बात प्रूफ हो जाता है तो इसको जरा हम लोग उदाहरण से देख लेते हैं। उदाहरण से कैसे देखेंगे, मान लीजिए गेंद आता है, गेंद आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, जब गेंद आता है हम लोगों के पास, उदाहरण मैं अभी लिखवा दूंगा, तो गेंद एक संवेग से आता है। जिस गति से गेंद आ रहा है, अगर हम हाथ ऐसे करके ऐसे खड़ा रहेंगे, तो ऐसे खड़ा रहेंगे, गेंद इस पे लड़ेगा और गेंद क्या करेगा, एक्शन के साथ रिएक्शन करेगा और गेंद ऊपर उछल के चला जाएगा। लेकिन जिस गति से आ रहा, हम गेंद को रोक करके हल्का सा क्या किया, उसमें मोमेंटम दे दिया, मोमेंटम दे दिया, तो गेंद को मिल जाएगा एक दिशा। गेंद को क्या मिलेगा, एक वही दिशा मिल जाएगा, और आराम से हाथ को खींच करके दिशा देके उसको गेंद को आराम से रोकेंगे, हाथ पे चोट भी नहीं आएगा और गेंद आसानी से रुक जाएगा। तो ये सेकंड लॉ का ही कहना है, ये सेकंड लॉ ही कह रहा है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखिएगा गाड़ी उड़ी में चलते होंगे, गाड़ी उड़ी में ट्रक चलते होंगे, बस चलते होंगे, ट्रेन चलते होंगे, ऐसी गाड़ियों में चलते होंगे, मोटरसाइकिल में चलते होंगे, साइकिल से चलते होंगे। तो देखिएगा बनाने वालों ने क्या किया है, गाड़ी के चक्के के पास सॉकअप लगाता है, सॉकअप जिसको साकर बोलते हैं लोग, स्प्रिंग जैसे रहता है। वो क्यों लगाता है, गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी में बहुत हचक होता है, गाड़ी का चक्का बहुत उबड़ खाबड़ ऊंच नीच जगह से गुजरता रहता है, लेकिन वो सब चीजों को क्या करता है, सॉकअप मोमेंटम देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये सॉकअप है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गाड़ी का चक्का है और ये गाड़ी से जुड़ा हुआ ये सॉकअप है, ये गाड़ी से जुड़ा हुआ है। अब ये गाड़ी कभी पाइए चक्का इसका नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा। तो जब इस पोजीशन में चलेगा तो ये सॉकअप क्या होगा, जो गैपिंग है बीच के जगह, ये मोमेंटम प्रदान करेगा और मोमेंटम करके उसकी जो दिशा होगी उस दिशा में उसको क्या करेगा, बैलेंस बना देगा, ताकि यहाँ से यहाँ ऊपर तक आते आते महसूस ना हो, और यहाँ बैठा हुआ आदमी को बहुत कम महसूस होगा कि चक्का उसका नीचे ऊपर हो रहा है। बात समझिएगा। तो ये सॉकअप क्या कर रहा है, मोमेंटम को बरकरार रख रहा है, यानी कि इसके बीच की जो मोमेंटम है, एक बात हम ये कह सकते हैं कि संवेग जो है उस संवेग के कारण ही गाड़ी को क्या कर रहा है, झटका देने से बचा दे रहा है। संवेग के कारण गाड़ी को झटका देने से बचा रहा है। सारी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। फिर देखिएगा ऊपर से आप कूदिए, तो कूदने के बाद क्या होगा, 2-4 कूदान और धरती पार मारेंगे आप। अगर ऊपर से आप कूद के डायरेक्ट रुकने की कोशिश करिएगा तो नहीं रुक पाएंगे, रुक ही नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। आप जैसे धरती ऊपर से नीचे कूदेंगे तो 1-2 छलांग और मारेंगे छोटा, क्योंकि आप जिस गति से चल रहे थे धरातल पे जैसे आप आया तो आप अपने शरीर को तुरंत बैलेंस दिए, तुरंत क्या किया, उछाला, और उछाल के एक बार और संवेग को कांस्टेंट करने के लिए आपने एक कूदान और लगाया, फिर एक छोटा सा और कूदान लगा दिया। तो आपकी बॉडी की जो संवेग थी ना आ रही थी, वो संवेग को क्या करेगा, 1 कूदान 2 कूदान क्या करेगा, कांस्टेंट कर देगा, यानी कि संवेग को बरकरार कर देगा। और जब संवेग बरकरार हो जाएगा तो आपको चोट नहीं लगेगा, आप बच जाएंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। और वहां से कूदे ऐसे पड़े रहे तो हड्डी इधर जाएगा, पसली इधर जाएगा, मसल्स इधर चले जाएंगे और वहीं अटक जाएंगे, यानी जीवन खतरा में आ जाएगा। इस तरह की कुछ बातें होती है सेकंड लॉ के अनुसार। या आप समझ लीजिए चलती हुई कोई गाड़ी है, गाड़ी से आपने एकाएक कूदा, सोचे हम वहीं रुक जाए, तो इतनी तेज गति से संवेग वाली गाड़ी से आप चल रहे थे और कूद के सोचेंगे हम तुरंत रुके, कैसे पॉसिबल है भाई। गाड़ी चल रही है, अब मान लीजिए ये गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी, और यहाँ से आप बैठा है और यहाँ से कूदना चाह रहे हैं, और गाड़ी है 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इतनी तेजी से गाड़ी चल रही है, आपने कूदा, कूदने के बाद यहीं रुकने की कोशिश करेंगे तो आप यहीं से 2-4 कलैया खेलेंगे और शरीर में काफी चोट लग जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जैसे आप कूदेंगे तो कूदने के बाद गाड़ी जिस गति से उसी गति से आपको छोड़ेगी, जब उसी गति से छोड़ेगी तो आपकी शरीर भी संवेग मांगेगा, यानी कि वही गति मांगेगा, और आपने दिया है नहीं, ऐसे चुपचाप खड़ा हो गया तो आपको झटका मारेगा तेजी से और आप गिर जाएंगे, मुंह तोड़ लेंगे, सब समस्याएं आ जाएंगे।
यानी कि आप अगर अपने शरीर को कांस्टेंट करना चाहेंगे तो गाड़ी जिस गति से भाग रही थी उतनी गति तो आपको नहीं देना है, लेकिन गाड़ी की गति के हिसाब से आपको क्या करना, अपने शरीर को संवेग दे देना है। और गाड़ी के हिसाब से जब आप थोड़ा मोशन दे देंगे तो आपकी बॉडी थोड़ा सा जाएगी आगे और जा करके क्या करेगी, अपने आप को बरकरार बना लेगी, कुछ दूर पे बराबर बना लेगी, बराबर कर लेगी और आपका शरीर अस्थायी रूप से रुक जाएगा। ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो मैं इन सारे एग्जाम्पलों को क्या करता हूँ, आपको लिख देता हूँ, सारे एग्जाम्पलों को आपको लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ न्यूटन का थर्ड लॉ। इतनी बातों को आप यहाँ तक, ये सारी बातें यहाँ तक, और ये बस मत लिखिएगा, यहाँ पे ये मत बनाइएगा और यहाँ पे ये मत बनाइएगा, ये नहीं बनाना है आपको। बाकी जितनी सारी बातें सब वैसे की वैसे आप क्या करें, लिख सकते हैं। बाकी हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। तो सेकेंड लॉ से संबंधित जो मैंने एग्जांपल आपको बताया, इस एग्जांपल को आप नोट कर सकते हैं। गेंद को रोकते समय हाथ को पीछे कर लेना, क्योंकि गेंद को संवेग मिल जाता है। गाड़ी में सापअप लगाया जाता है। ऊपर से कूदने पे थोड़ा आगे कूद जाना, चलती गाड़ी से कूदने पे थोड़ा दूर तक दौड़ जाना और तेज चलती हुई गाड़ी के लड़ने से गाड़ी का ज्यादा नुकसान होना। सारी बात मैंने आपको अभी समझाया है, इसको मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ। मान लीजिए तेज गति से गाड़ी चलती हुई चल रही है और अचानक किसी चीज से लड़ गई, पेड़ से लड़ गई, तो गाड़ी जैसे पेड़ से टकराएगी, गाड़ी मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेजी से भाग रही थी और एकाएक जाकर के उसने पेड़ से क्या हुआ, टकरा गया। जैसे पेड़ से टकराएगी तो गाड़ी का जो एक्सीलरेशन होगा, वो ऑन द स्पॉट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। गाड़ी का एक्सीलरेशन ऑन द स्पॉट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन मास तो वही रहेगा साहब, वेलोसिटी तो वो रहेगी ना, वो जाएगा और ऑन द स्पॉट गाड़ी को पूरी ताकत के साथ गाड़ी क्या करेगी, पेड़ को मारेगी और ऑन द स्पॉट रिएक्शन होगा, गाड़ी के परिणाम स्वरूप नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ घटना घटित होता है, क्योंकि गाड़ी का जो अपना बल है वो पूरी ताकत के साथ बल लगाएगा। एक्सीलरेशन जब जीरो हो रहा है, पूरी ताकत के साथ बल लगाएगा। गाड़ी का एकाएक एक्सीलरेशन जीरो हुआ, लेकिन मोमेंटम में गाड़ी था तो पूरी ताकत के साथ पेड़ पे गाड़ी बल लगाएगा और परिणाम स्वरूप गाड़ी क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा। तो इतनी बात रखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ न्यूटन का थर्ड और लास्ट लॉ के बारे में। इतनी बातों को आप नोट करते चलिए। तो हम लोग अब देखते हैं न्यूटन का तृतीय लॉ, न्यूटन के गति विषय न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं हम लोग। तृतीय नियम, थर्ड लॉ क्या कहता है, जरा इसको समझ लेते हैं। तो न्यूटन का तृतीय लॉ आप लोग पढ़े होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे कहते हैं। इसे अभी इसको सब मैं समझा रहा हूं, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ई का होता है भाई, ई का होता है, जरा इसको समझ लें क्या होता है। मान लीजिए यहाँ एक वस्तु है, एक वस्तु यहाँ है। ये वस्तु जितनी तेजी के साथ इस वस्तु पे फोर्स लगाएगा, ए वस्तु बी वस्तु को जितनी तेजी से अपने तरफ खींचेगा, बी वस्तु भी ए वस्तु को उतना ही तेज अपने तरफ खींचेगा। इसी को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन साहब अपने थर्ड लॉ में कहते हैं, थर्ड लॉ उनका यही है कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्शन के साथ जो रिएक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि हर क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होता है। सपोज करिए मैं अपने गाल पे अगर एक बड़ा सा चाटा मारा तो मेरा गाल भी मेरे हाथ को एक चाटा मारेगा। मैं अगर धरातल पे तेजी से कूद रहा हूं तो जितनी तेजी से हम धरती को मारेंगे, ठीक उतना ही तेजी से धरती हमें भी मारेगी। अभी इन सारी बातों को मैं आपको समझाता हूं, लेकिन यहाँ आप ये समझेंगे कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और इसमें ए वस्तु अगर बी वस्तु को जितनी तेजी से अपने तरफ खींचेगा, बी वस्तु भी ए वस्तु को उतना ही तेज अपने तरफ खींचेगा। अब कौन खिंचाएगा कौन खींचेगा ये उसके मास पर निर्भर करेगा, उसकी वेलोसिटी पर निर्भर करेगा। तो ये मैं उदाहरण में आपको बताऊंगा। अभी इतना आपको समझना है कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में बस आपको यही समझना है कि न्यूटन साहब के तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। फिर इसमें यह जानना है कि जब कोई एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी तरफ बल लगा के खींचता है तो दूसरा पिंड भी उस पिंड को ठीक उतना ही बल लगा के अपनी तरफ खींचता है। इसी को न्यूटन का थर्ड लॉ कहा जाता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो डायरेक्ट मैं इसके उदाहरण को बता देता हूँ, दे रहा हूँ। और परिभाषा लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि जब कोई पिंड एक दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पे उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये बात आप लिख लीजिए, ठीक।
हम चलते हैं इसके उदाहरण पे, हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है साहब, जरा इसको समझ लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या है, बात समझिए जरा गौर से। क्या होता है, बंदूक से देखिएगा जब हम लोग गोली मारते हैं ना, तो बंदूक थोड़ा पीछे की ओर झटका मारता है। अगर आप चलाए होंगे गोली तो समझ पा रहे होंगे, और अगर नहीं चलाए होंगे तो सुनी सुनाई बातों से समझिए, मैं प्रूव कर देता हूं। और अगर ये भी नहीं मान रहे हैं तो जो चलाता होगा उससे एक बार पूछ लीजिए। ठीक, अभी मैं प्रूव करता हूं कैसे। बंदूक से जब मैं गोली चलाता हूं तो बंदूक, मान लीजिए बंदूक है और उसमें एक छोटी सी कोई गोली, मान लीजिए एक छोटा सा गोली निकल रहा है, तो बंदूक का मास जो होता है वो गोली के मास से बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये हुआ कि बंदूक ज्यादा पदार्थों से मिला के बनाया गया होता है, और ये कहीं ग्रेविटेशनल पावर पे रखा जाएगा तो बंदूक भारी होगा, गोली हल्का होगा। और गोली कम मास से बनाया गया रहता है। जब गोली, बंदूक से हम गोली को छोड़ते हैं तो जितनी तेजी के साथ गोली भागती है आगे की तरफ, ठीक उतना ही तेजी से गोली क्या करती है, बंदूक को पीछे की तरफ ठेलती है। लेकिन गोली खुद ठेला जाती है, बंदूक को सिर्फ झटका देती है, ठेल नहीं पाती उतनी तेजी से। वो इसलिए क्योंकि बंदूक का जो मास होता है वो गोली के मास से ज्यादा होता है। इसलिए बंदूक का मास ज्यादा होने के नाते, गोली का मास कम होने के नाते, एक ही ग्रेविटेशनल पावर पे बंदूक भारी होगा और गोली हल्का होगा, एक ही ग्रेविटेशनल पावर पे। तो बंदूक भारी होने के नाते, मास ज्यादा है, एक ग्रेविटेशनल पे गोली बंदूक को रखा जाएगा तो बंदूक भारी होगा। तो बंदूक का मास ज्यादा होने के नाते गोली खुद तेजी से भागता है और बंदूक को भी उतना ही तेजी से ठेलता है, लेकिन बंदूक का मास ज्यादा होने के नाते वह झटका महसूस होता है। ये बात याद रखिएगा। कुआं से आप पानी खींचते हैं तेजी से, एकाएक रस्सी टूट गया, एकाएक रस्सी क्या हो रहा, टूट गया, तो आप सीधे जाएंगे पीछे, सीधे आप पीछे जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जितनी तेजी से आप रस्सी को खींच रहे थे बाल्टी को कुएं से, बाल्टी भी ठीक उतना ही तेजी से क्या कर रहा था, आपको अपनी तरफ खींच रहा था। ये अलग बात है कि आपका जो मास है वो बाल्टी के मास से ज्यादा था, इसलिए बाल्टी खींच तो रहा था लेकिन खुद खींचा जा रहा था। लेकिन अगर एक रस्सी टूटता है तो बाल्टी जिस गति से भागेगा ठीक उसी गति से आपको भी क्या करेगा, भगाएगा, यानी आप पीछे की तरफ ऑन द स्पॉट झटका मारेगा और चले जाएंगे। ये थर्ड लॉ पे ही काम करता है। फिर ऊंचाई से हम कूदते हैं तो देखिएगा हड्डी पसली टूट जाता है। ऐसा क्या होता है, अगर ऊंचाई से हम कूदेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे हम ऊंचाई से कूद रहे हैं, धरती है और ऊंचाई से हमने कूदा तो प्रति सेकंड में हमारे गति में क्या होगा, हमारे गति में वृद्धि होगी। गुरुत्वाकर्षण के वजह से जो m वृद्धि होती है ग्रेविटेशनल की वजह से, उसको ग्रेविटी ऑफ द एक्सीलरेशन कहते हैं। ये मैं थोड़ा सा मैं पढ़ाया हूँ, जाके पढ़ लीजिएगा। यानी कि हर सेकंड में हमारी जो वेग होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ही धरती के नीचे आएंगे उतना ही तेजी से होते जाएंगे। अब धरातल पे जैसे आएंगे तो धरातल को हम जितनी तेजी से उस पर गिरेंगे तो धरातल भी उतना ही तेजी से, जितना तेजी से धरती पे बल लगाएगा उतना ही तेजी से धरती भी क्या करेगी, हमारे शरीर पे बल लगा देगी। और शरीर पे जब बल लगाएगी तो धरती को भी चोट लगेगा उतना ही जितना आपको चोट लगेगा आपकी। लेकिन आपके कोमल शरीर के मासूम हड्डियां हैं टूट के बिखर जाएंगे। लेकिन ये मत सोचिए चोट धरती को नहीं लगा, उसको भी उतना ही चोट लगा जितना आपको लगा। आप ऐसा देखते होंगे कि जब हम ऊपर से गिरते हैं तो हम नीचे क्यों आते हैं, तो कहेंगे ग्रेविटी की वजह से। और हम अभी कह रहे हैं कि जितनी तेजी से हम खींच रहे हैं धरती हमको खींच रही है, उतने तेजी से हम धरती को खींच रहे हैं। यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया। तो हम क्यों खिंचा दे रहे हैं धरती को, हम ही को खींच लेना चाहिए। जैसे हमको धरती खींच रही है तो जब हम गिर रहे हैं तो हम क्या करें, हम धरती को ही खींच लें ऊपर। ऐसा काहे नहीं होता, क्योंकि हमारी जो मास है वो धरती के मास और एरिया से बहुत कम है। इसलिए हम जितनी तेजी से धरती हमको अपने तरफ गिरने में खींच रही है उतना ही तेजी से हमारा शरीर भी धरती को खींच रहा है। लेकिन हमारा शरीर गिर जा रहा है इसलिए क्योंकि हमारे शरीर का जो मास और एरिया है वो धरती के मास और एरिया से कम है, इसलिए शरीर गिर जा रहा है। अगर मान लीजिए हमारा शरीर धरती के मास और एरिया से ज्यादा रहता, हम ऊपर से गिरते तो हम नीचे नहीं आते, हम धरती को खुद खींच के अपनी तरफ लेके चले जाते हैं, धरती खुद खींचा जाती। ये थर्ड लॉ कहता है और ये सच बात है। आगे ऐसे आपको तमाम सारे उदाहरण हम बता दे रहे हैं। जैसे रॉकेट वॉकेट उड़ता है, आप लोग पढ़ते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे एक रॉकेट है, मान लीजिए कोई मिसाइल रॉकेट वगैरह कोई ऐसा चीज है, कोई यहाँ पे है, कोई मान लीजिए कोई ऐसा चीज है, यहाँ फ्यूल वगैरह डाल दीजिए कोई चीज है।
तो जितनी तेजी से ये क्या करता है, मोमेंटम, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते होंगे आप, सम्यक संरक्षण का सिद्धांत। तो वो क्या कहता है, P इक्वल टू एम इंटू वी। इसकी जो मास है उस मास के हिसाब से जितनी वेलोसिटी ये डालेगा, जितनी तेजी से जितनी वेलोसिटी डालेगा उतना ही तेजी से मोमेंटम जब पैदा होगा तो एक्शन के साथ क्या होगा, धरती से रिएक्शन होगा, धरती से रिएक्शन होगा। और धरती का मास इतना ज्यादा है, धरती का एरिया इतना ज्यादा है कि ये धरती को ठेलना तो चाह रहा था, लेकिन वही बात है, हमारा शरीर धरती को खींचना तो चाह रहा था लेकिन खुद खींचा जा रहा है क्योंकि धरती का मास ज्यादा है। ऐसे धरती को ठेलना तो चाह रहा है लेकिन इसका मास एरिया इतना ज्यादा है कि ये खुद इसको ठेल दे रहा है और ये धीरे धीरे साहब क्या होंगे, ऊपर उठते चले जाएंगे और ये उड़ जाएंगे। तो इसी सिद्धांत पे वो भी काम करता है, इसी सिद्धांत पे बिल्कुल काम करता है। तो जितना सारे एग्जाम्पल मैं सब उदाहरण लिख दे रहा हूँ, मैं सारी उदाहरण को लिख दे रहा हूँ आपके समक्ष, सारी उदाहरण लिख दे रहा हूँ। आप इन बातों को क्या करिए, नोट करते चलिएगा, नोट करते इन बातों को चलिएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, आप क्या करें, आप इतनी बातों को पहले ले लें, फिर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। तो तीसरे नियम के उदाहरण को जरा फटाफट आप नोट कर लीजिएगा। पहला मैंने लिख दिया कि बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे झटका मारता है, कुआं से पानी खींचते हैं, रस्सी टूट जाता है तो पीछे गिर जाते हैं, ऊंचाई से कूदेंगे चोट लगेगा। नाव को किनारे से कूदने से नाव थोड़ा पीछे जाता है, नाव जो खेता है, खेने वाला वो देखिएगा पानी जमीन को दबाएगा, जितनी तेजी से दबाएगा नाव उतना ही तेजी से भागेगा। ये भी थर्ड लॉ पे काम करता है। घोड़ा जब चलता है तो अपनी पिछली टांग से जमीन को क्या करता है, पीछे की तरफ तेजी से खींचता है, जमीन उसको क्या करता है, आगे की तरफ फेंकता है। जितनी तेजी से घोड़ा पीछे ठेलेगा उतना ही तेजी से जमीन भी क्या करेगी, घोड़ा को ठेलेगी आगे की तरफ, घोड़ा तेजी से चलेगा। तो घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचते समय अपनी पिछली टांगों से जमीन को, यहाँ देख लीजिएगा, जमीन को दबाना इसी पे काम करता है। यहाँ इसको 7वां कर लीजिएगा। रॉकेट का आगे बढ़ना अभी मैंने बताया आपको, और इसको 8वां कर लीजिएगा। कठोर भूमि पे चलना सरल, जबकि रेत व कीचड़ में चलना उतना सरल नहीं। तो कठोर भूमि पे हम चलेंगे, जितनी तेजी से हम दबाएंगे भूमि को, भूमि भी उतनी तेजी से हमें उठाएगी, फेंकेगी भी, और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन रेत में जब चलेंगे या कीचड़ में, तो कीचड़ में दबेगा, और रेत में भी इम्पल्स से काम करने लगता है, थोड़ा दबेगा तो उतनी तेजी से भूमि, जितनी तेजी से हम पीछे करेंगे उतना ही तेजी से वो रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए रेत में चलेंगे तो थोड़ा थकान महसूस होगा, कीचड़ में चलेंगे थकान महसूस होगा और तेजी से आप नहीं चल पाएंगे। तो इतनी समस्त बातों को आप नोट करते हुए चलिएगा। हमें लग रहा है कि न्यूटन के तीनों लॉ से संबंधित हर एक मुद्दों पे मैंने आपसे बातचीत किया, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या अभी तक आपने इस तरह से मौलिक भाषा में समझा था क्लास को। बिल्कुल मैं आपको आपकी भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ, कोई किताबी भाषा को बहुत इस्तेमाल नहीं किया हूँ, और मैं आशा भी करता हूँ कि आपको क्लास को बहुत ही बेसब्री के साथ समझ आया होगा, और आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा इसके बारे में। और पूरी चैनल के साथ आप लगे रहिएगा, सारी क्लास का संचालन मैं करता रहूंगा समय समय पे, जो आपके भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी लाभदायक साबित होने वाला है। और आपसे मेरा गुजारिश होगा कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते चलिए। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब तो ज्यादा से ज्यादा करें, बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलें, क्योंकि आप कई लोगों के साथ सहयोग पे मैं अपने निरंतर प्रयास को जारी रख पाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे, और हम आप लोगों के लिए पूरी निरंतर प्रयास, पूरी तत्परता के साथ, मैं पूरी सत्यनिष्ठा के साथ आपके साथ जुड़ा रहूंगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।